वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए शुरू की जाने वाली ज़राई इस्लाहात पर काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और वफाकी और सूबाई सतह पर ज़राई तहकीकी इदारे फ़ाल बनाने की हिदायत। खुराक में खुद किफ़ारत पाकिस्तान को बहुत से मुआशी मसाइल से बचा सकती है। फूड चेन बेहतर बनाने के लिए जाम हिकमत अमली के तहत मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का अदालतों से भागना बुज़दिली की इंतहा है। पहले IMF प्रोग्राम से भाग गए, अपने वादों और नजरियात से भाग गए, अब अदालतों से भाग रहे हैं। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नैब न्याजी गठजोड़ के बदतरीन इंतकाम का सामना किया है। इमरान खान चाहता है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम की आग भड़के। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ किसी भी शहरी की हलाकत कोई मामूली वाक़या नहीं। PTI वर्कर तशद्दुद से जाम भक्त नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत जरूर करे लेकिन इल्जाम तराशियों से बाज रहे। PTI कारकुन की हलाकत को इस्तेमाल करके पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अली बिलाल की हिलाकत में जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ एक मासूम की लाश पर गुज़श्ता 48 घंटे से सियासत कर रही है। ये हमेशा किसी सानहे की तलाश में रहते हैं। जिले शाह की मौत के बारे में हर सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। PTI वाले सियासी शौकदबाजी के जरिए मकबूलियत हासिल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की मीडिया से बातचीत। चीन की काविशें रंग ले आएं। सऊदी अरब और ईरान सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर मुत्तफिक। दोनों मुल्क दोबारा 2 माह के अंदर सिफारतखाने खोलेंगे, एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद रहेंगे। ये बातचीत की जीत, अमन की फतह और एक ऐसे वक्त में खुशखबरी है जब दुनिया इंतशार का शिकार है। चीन का तबसरा। चीन की सालिसी में होने वाला ये मुआहिदा मशरक़ी वस्ता और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नेक शगुन है। इज्तिमाई हिकमत के इक़दामात ये बात ज़ाहिर करती है कि नताइज जीत में बदलेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली से मुताल्लिक़ होने वाले तारीख़ी मुआहिदे का खैर मक़दम। मोदी के ज़ेर साया भारत दूसरा कश्मीर बन जाएगा। भारत में अदम बर्दाश्त आम है। मोदी पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को इनकम टैक्स छुपाने, दहशतगर्दी या अलहदगी पसंदी के इल्ज़ामात की आड़ में धमकाया जाता है। मोदी सरकार मीडिया को हुकूमती टट्टू बनाने के लिए उच्च हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। भारत में नित नए कवानीन के जरिए आज़ादी इजहार का गला घोंटा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खतरे की घंटी बजा दी। और PSL 8 28वें मैच कोटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान शाम 7 बजे रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल पर सुल्तान तीसरे जबकि ग्लेडिएटर्स 5वें नंबर पर मौजूद। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं मुक़द्दस इफ्तिखार। प्रोग्राम का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ख्वाजा नजमुल हसन साहब पाकिस्तान टेलीविजन से एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द मूवी शो।
स्टार्ट अच्छे चुप है, आगे बढ़े। एहसान है तुम्हारा तुम मिले। तेरे तो इतना दूर हो जाऊंगा जिन्हें तेरे तो है तारे दूर ने। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और मुश्किल प्रोजेक्ट था। बड़े सगीर के फिल्म के फार्मूला में मौसीकी बहुत अहम थी और होनी चाहिए। बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे पीटीवी पे इन द मूवी शो। काश कोई जाने, काश कोई जाने। कंपैरिजन मैं करता हूँ उस दौर का और इस दौर का, तो वो दौर बहुत अच्छा था। हैरी और मेगन जो है, उनकी डॉक्यूमेंट्री जो है उसने काफ़ी धूम मचाई है। तमाम खबरें देंगे आपको द मूवी शो में, ओनली ऑन पीटीवी। नाज़रीन, न्यूज़ शो के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत है कि हुकूमत की तरफ से ज़रई पैदावार को बढ़ाने के लिए शुरू की जाने वाली ज़रई इस्लाहात पर काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और वफाकी और सूबाई सतह पर ज़रई तहकीकी इदारों को फ़ाल बनाया जाए। लाहौर में ज़रई टास्क फोर्स की तरफ से जारी इस्लाहात और कपास की आइंदा फसल के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये अमर अफसोसनाक है कि पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में ज़रई अजनास दरामद करना पड़ रही हैं। उन्होंने हिदायत की कि मुल्की ज़रई पैदावार को बेहतर करके ख़ुराक में खुद किफ़ालत पाकिस्तान को बहुत से माशी मसाइल से बचा सकती है। ज़रई अजनास की आवाम तक फराहमी समेत फूड चेन को बेहतर बनाने के लिए दीगर दरपेश मसाइल को जामे हिकमत अमली के तहत मौसर तरीके से हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कपास की पैदावार में इजाफे के लिए बड़ा फैसला देते हुए कपास की फसल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए टास्क दे दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत कपास काश्तकारों को उनकी फसल की मुनाफा बख्श कीमत की अदायगी यकीनी बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने जाली कीड़े मार अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत करते हुए कहा है कि किसानों को जाली कीड़े मार अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को मेयारी बीज की फराहमी के लिए सीड सर्टिफिकेशन शफाफ और मौसर बनाई जाए। इजलास में शुरका को कपास की मुतवक्के मजमूई पैदावार और इसमें इजाफे के लिए तजावीज़ से आगाह किया गया। इजलास में कपास की सपोर्ट प्राइस की तजावीज़ भी पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कपास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए फौरी और तवील मुद्दती इक़दामात पर अभी से अमल दरामद शुरू किया जाए। कपास की सपोर्ट प्राइस, आशारियों, फ़ी एकड़ लागत और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे को मद्देनज़र रखकर तय की जाए। वज़ीर-ए-आज़म को तहकीकी इदारों और बीज की सर्टिफिकेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान अपने ही IMF प्रोग्राम की बहाली नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। सड़कों पर अफरा तफरी और फितना फसाद इसी एजेंडे का हिस्सा है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बुज़दिल शख्स अदालत को तलाशी नहीं देता क्योंकि वो मुजरिम है। इमरान खान चाहता है मुल्क में अदम इस्तेहकाम की आग बढ़ के, ये नहीं चाहता कि गरीब आवाम को महंगाई, माशी दबाव से निजात मिले और पाकिस्तान के लिए वसाइल की राह हमवार हो सके। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान का अदालतों से भागना बुज़दिली की इंतहा है। पहले IMF प्रोग्राम से भाग गए, अपने वादों और नज़रियात से भाग गए, अब अदालतों से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नैब न्याजी गठजोड़ के बदतरीन इंतकाम का सामना किया है। हम अपने बेटों, बेटियों और बहनों समेत झूठे मुकदमात में अदालतों और कानून के सामने पेश हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सजाए मौत की चक्कियों में रहे, हेरो जैसे झूठे मुकदमात का भी सामना किया। और अब कुछ बात करते चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की मसरूफियत के हवाले से उनकी सदारत में फैसलाबाद डिवीजन का तंजीमी इजलास हुआ है। इस मौके पर तंजीमी ढांचे की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। पार्टी विंग्स के दरमियान इश्तराक के अमल को मजबूत बनाने से मुतालिक तजावीज़ पर भी गौर हुआ। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि खवातीन और यूथ की बढ़ती तादाद देखकर कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों की जमात है। फैसलाबाद के शेरों की आवाज़ की गूंज पूरे पाकिस्तान ने सुनी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून तरक्की और आवाम की खुशहाली का दूसरा नाम है।
خواتین اور نوجوانوں کو قیادت کی صف میں لائیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ خواتین اور نوجوانوں کی ترقی سے پاکستان میں اصل تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے معاشرے میں نفرتوں کی آگ ختم کرنا کا کہا کہ سوشل میڈیا کی طاقت کو مثبت سوچ پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ونگ کو مسلم کلچر کی شناخت بننا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک سنجیدہ حالات سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ 4 سالوں میں معاشی تباہی کی گئی۔ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ عمران خان نے بھیانک کھیل کھیل کر نئی نسل کی اخلاقیات کو برباد کر دیا۔ گزشتہ 4 سال میں ملک تیزی سے زوال پذیر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء کا فرض ہے وہ قانون کی حفاظت اور پاسداری کرے۔ 2018 کے عام انتخابات کا خمیازہ قوم آج تک بھگت رہی ہے۔ ایسی کوشش کی ضرورت ہے جس میں 2018 کی واردات کو ریورس کر سکیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ورکر تشدد سے جاں بحق نہیں ہوا، اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ لاہور میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہی ہیں صدرا عاصم۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے کہا کہ سیاست ضرور کرے لیکن الزام تراشیوں سے باز رہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شہری کی ہلاکت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں تھریڈ الرٹ تھا، پی ٹی آئی ریلی کو کسی اور دن بھی منعقد کر سکتی تھی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہم پر مسلسل جھوٹے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں جن کا جواب دینا اب ضروری ہے۔ آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے، یہ قتل ہوا ہے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ مطلب اتنا آسان ہو گیا سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں، کوئی اگر خاموش ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں۔ کوئی آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی کہ جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے، اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں اور ہم خاموشی سے چپ کر کے، میں نہیں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے، میرے بچوں پہ آئیں گے، گالی بھی دے لیں، آپ کا ظرف ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا۔ آپ سیاست کر لیں، آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست، ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو، لیکن اس طرح تو نہ کریں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پولیس نے فوری طور پر علی بلال کے والد کے پیغام پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت کو استعمال کر کے پولیس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ بلال کی لاش 6:52 پر گاڑی میں سروسز اسپتال پہنچائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ 31 کیمروں کی مدد سے وارث شاہ روڈ سے گاڑی برآمد کر لی گئی ہے اور اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ جی بی سیکیورٹی یعنی گل بہار سیکیورٹی کی وارث شاہ روڈ کی بیسمنٹ سے گاڑی برآمد ہوئی جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے ڈالا گیا تھا اور اس میں خون موجود ہے، فورنزکس کرا دی گئی ہے۔ جو طوفان بدتمیزی 7:13 پہ شروع ہوتا ہے اور کل رات سے جاری ہے کہ ہم کسی پی ٹی آئی کے اوپر ڈنڈوں کی ویڈیو دکھا کے، سوشل میڈیا کی ہر ویڈیو پہ میں بات کروں گا جو آئی ہے کہ ہم ڈنڈے جو چل رہے ہیں ان کے آپس میں کوئی پرانی ویڈیو کے پولیس ان کے ڈنڈوں والی ویڈیو پہ اس مظلوم شخص کا یہ قتل ڈال دے گی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ کارکن کی ہلاکت میں جو بھی ملوث ہوا کارروائی ہوگی۔ اس سلسلے میں تمام لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جنہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ صدرا عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ آئین و قانون سے بالاتر کیے گئے متنازع فیصلوں کی قیمت معیشت کی تباہی کا سبب بنی۔ اعتراف جرم کرنے والے عناصر کو احتساب کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیشن بنا کر رپورٹ پبلک کی جائے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سابقہ دور حکومت میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں عوام کی دسترس میں تھیں، ملک ترقی کر رہا تھا، لیکن نواز شریف کے خلاف سازشیں کر کے انہیں اقتدار سے الگ کر دیا گیا، گرفتاری کے دوران زہر تک دیا گیا۔
جاوید لطیف نے کہا کہ ملک میں خانہ جنگی کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان کو مسلسل ریلیف دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے ریاست کو قربان کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ریاست اور آئین مقدس ہیں۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا ہے کہ چیزوں کو ریورس کیا جائے، نواز شریف کے دور کا موازنہ عمران خان کے دور سے نہ کیا جائے۔ لاہور حادثے کی FIR جھوٹ بولنے والوں پر ہونی چاہیے۔ ملک میں قانون اور انصاف کا نظام سب لوگوں کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ناظرین، وزیراعظم کے معاون خصوصی عطاء اللہ تاڑر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ایک معصوم کی لاش پر گزشتہ 48 گھنٹے سے سیاست کر رہی ہے۔ یہ ہمیشہ کسی بھی جانی سانحے کی تلاش میں رہتی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع شاہ کی موت کے بارے میں ہر سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ عطا تاڑر نے کہا کہ PTI والے سیاسی شعبدے بازی کے ذریعے مقبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع شاہ کے والد نے کہا کہ وہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے۔ ضلع شاہ کو ہسپتال لانے والوں نے اپنے حلیے تبدیل کیے۔ عطا تاڑر نے کہا کہ عمران خان سائفر کے معاملے پر مسلسل جھوٹ بولتے رہے، اب انہوں نے امریکہ سے تعلقات بحال کرنے کے لیے امریکی لابی کی خدمات حاصل کی ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि सऊदी अरब और ईरान ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तफाक किया है। इस सिलसिले में चीन की सालिसी में दोनों मुल्कों के दरमियान बीजिंग में मुआहिदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल करते हुए 2001 में तय पाने वाले सिक्योरिटी ताउन मुआहिदे को फाल करेंगे। एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान 2 माह में अपने सफारत खाने दोबारा खोल लेंगे। दोनों मुल्कों ने मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, साइंस, सकाफत, खेल और उमूर नौजवानान के शोबों में ताउन के लिए 1998 के मुआहिदे को फाल करने पर भी इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब और ईरान ने कामयाब मुज़ाकरात की मेज़बानी पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीन ने इस मुआहिदे को अमन की फतह करार दिया है। बीजिंग में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि चीन आलमी मसाइल से निपटने के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। गुज़िश्ता साल दिसंबर में शी जिनपिंग ने दौरा सऊदी अरब के दौरान मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं को इकट्ठा किया था। गुज़िश्ता माह ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी चीन का दौरा किया था, जिसने अरब मीडिया की ख़ास तवज्जो हासिल की थी। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि रियाज और तेहरान ने इस इक़दाम पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और ओमान और इराक़ की जानिब से मुज़ाकरात के गुज़िश्ता दौर की मेज़बानी की तारीफ़ की। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन को मुआहिदे की इत्तलात पर तशवीश है, लेकिन वो यमन में जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए किसी भी कोशिश का खैर मकदम करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक होने वाले तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया है। ट्विटर बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चीन की सालिसी में होने वाला ये मुआहिदा मशरिक़ी वस्ता और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नेक शगुन है। उन्होंने कहा कि इज्तिमाई हिकमत के इक़दामात ये बात ज़ाहिर करती है कि नताइज जीत में बदलेंगे। और चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मुआहिदा तय पा चुका है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। आलमी मंजरनामे की अगर बात की जाए, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आलमी उमूर पर नजर रखते हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया न्यूज़ शो 86 के लिए। डॉक्टर साहब एक तो बड़ी खबर है सऊदी अरब ईरान के सफारती ताल्लुकात की बहाली, और हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम होने के हवाले से ये एक पेशखामा साबित होगी। किस हद तक मदद मिलेगी? जैसे यमन जंग के खात्मे के हवाले से व्हाइट हाउस से भी बयान आया है। ये वाकई सबसे ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ, इस सदी की। और जहाँ पे हमें बहुत सारी खबरें मिल रही थी जंगो जदल की, जिस तरह यूक्रेन की वॉर है और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमें नजर आ रही है कश्मीर में,
اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے. تو اس کے بعد یہ جو خبر ہے یہ بہت زبردست ہے اور یہ امید کی کرن جو ہے وہ جگاتی ہے. جو سینس آف انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور جو آرڈر بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم ہے یہ اس کی فتح کی طرف ہم جا رہے ہیں. یعنی وہ جو ریئلزم میں ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ پاور کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل کو حل کرتے نہیں, یہاں پہ ڈپلومیسی جو ہے میڈیشن کے ذریعے سے دو رائیول کنٹریز کو لا کے فرینڈشپ کی طرف آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں. اب اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ جارج واشنگٹن جو پہلے صدر تھے امریکہ کے, وہ اپنی فیئرویل اسپیچ میں کہتے ہیں کہ کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتا اور کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتا, مفادات ہوتے ہیں. تو یہ بات یہاں پہ صادق آتی ہے. دیکھیں دونوں رائیول کیمپس کے اندر تھے اور پھر وہ مفادات ہیں جس میں چائنا نے ہیلپ کیا کہ دونوں قریب آ جائیں. اور یہ دوسرا اس کا جو اگر ہم دیکھیں پس منظر میں تو یہ ایک براڈر سائن ہمیں نظر آتی ہے چینجنگ گلوبل آرڈر کی. یعنی یونیپولر ورلڈ سے پوری دنیا ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے اور آکٹیگونل ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے, جہاں پہ ریجنل آرگنائزیشنز, ملٹی لیٹرل فورمز اور نیشنز جو ہیں, ڈفرینٹ سینٹرز آف پاورز جو ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں, وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تیسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاور شفٹ ہمیں نظر آ رہی ہے, کہاں سے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف. اب یہ دیکھیں ایسٹ کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے, رائیولریز ختم ہو رہی ہیں, اکنامک کوآپریشن ہوگا, پولیٹیکل ایشوز ریزالو ہوں گے. چوتھی اس کے اندر بات ہے کہ ہمیں ماضی میں بھی کولڈ وار میں بھی جنرل کانفلکٹ تھا سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں, لیکن اسپیسیفک کوآپریشنز نظر آتی رہی تھی. جیسے 1950 اور 60 کی دہائی میں جو تاشقند معاہدہ تھا پاکستان اور انڈیا میں, اس میں سوویت یونین نے اہم کردار ادا کیا تھا, امریکہ راضی تھا. پھر سوئز کینال کرائسس میں دونوں جو پاور تھے رائیول انہوں نے کوآپریٹ کیا تھا. آج بھی جو وائٹ ہاؤس سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں اس کو ویلکم کیا گیا ہے. یعنی جو چائنا اور امریکہ جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک جنرل کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو یہ اسپیسیفک کوآپریشن نظر آ رہا ہے. جو پانچویں چیز اس کے اندر آپ کو یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ یو ایس کا ایک امیج بلڈ اپ ہوا ہے کہ وہ ڈویژن اسٹریٹجی ہے اس کی, کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی. آپ کو یاد ہوگا کولڈ وار میں ویتنام وار کے بعد امریکہ جو تھے ان کی ٹوین پلر اسٹریٹجی تھی, جس میں ایک طرف ایران دوسری طرف سعودی عرب تھا. بالکل. اور وہ جو اسٹریٹجی تھی وہ ایرانی ریولوشن کے بعد ختم ہو گئی تھی. تب سے ایک رائیولری چل رہی تھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں, بیکاز جو سسٹم تھا جس میں جو پاور تھا وہ سعودی عرب کو سپورٹ کر رہا تھا. اور پھر چائنا کا جو رول اس میں کھل کے سامنے آیا وہ ایک کنسٹرکٹیو رول ہے, جو کہ ہاٹ اسپاٹ ایشوز کو ریزالو کرنے والا رسپانسبل میجر پارٹ. اس میں میں تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہوں لیکن دو صرف پوائنٹس مختصر سے بتا دوں اور بھی, کہ اس میں چھٹا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ اس سے OIC امپروو ہوگی, اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی, ایران بلاک سعودی بلاک ختم ہوگا, اور اس کے اندر آپ اسٹرینتھ دیکھیں گے. اور پاکستان کے حوالے سے بہت اہم خبر ہے کہ ہماری اکنامک گروتھ میں بہت بڑی مدد ملے گی, جیسے گیس پائپ لائن ہمارا ایران کے ساتھ تھا, پولیٹیکل میٹرز کو ریزالو کرنے میں. اور آپ کو سب ناظرین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں شروعاتی قدم پاکستان نے اٹھایا تھا, اس کے بعد عراق نے اٹھایا, اور عراق کے بعد جو ہمیں نظر آتا ہے عمان, اور عمان کے بعد پھر ہمیں چائنا اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جی سر, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چین کا اس تمام معاملے میں بنیادی کردار ہے, اور چینی وزیر خارجہ نے اسے بات چیت کی جیت اور امن کی فتح اور ایک ایسے وقت میں اہم خوشخبری کہا ہے جب دنیا انتشار کا شکار ہے. اور پہلی دفعہ یہ بھی سننے میں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ دو ملکوں کے تعلقات کی کشیدگی کو ہوا دینے کے بجائے اسے کم کرنے کی کوشش کی گئی. تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا اور تصفیہ طلب امور میں دوسری عالمی طاقتوں کی یہی ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہ بالکل بنتی ہے. دیکھیں نا, جو اسٹرکچر ہے نا, میں جو ہمیشہ اسٹرکچر کی بات کرتا ہوں کہ ویسٹ کا قائم کردہ جو اسٹرکچر تھا اس کے اندر جو نیبرنگ پیریفرل نیشنز تھے ان کے درمیان میں کانفلکٹ کو رکھنا تھا, تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں, ان کے درمیان میں ہارمینیس ریلیشن شپ جو ہے وہ نہ پنپ پائے اور ان کی ڈپینڈنسی ویسٹ کے اوپر رہے. اب مثال لے لیجئے خود انڈیا پاکستان کے درمیان میں, یعنی کانفلکٹ جو کشمیر کے اوپر ہے اس میں کبھی بھی انہوں نے مانا خیز قسم کے ڈائلاگ نہیں کروائے, وعدے وعید کیے لیکن ڈائلاگ نہیں ہوئے, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے باوجود نہیں ہوا. یہ جو چائنا کا رول ہے جو آج سعودی عرب اور ایران کو قربت کی طرف لے کر آیا ہے اور اختلافات کو دوری کی, اور 2 مہینے کے اندر ان کی
रेस्टोरेशन हो जाएंगी, डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है और एम्बेसीज खुल जाएंगी। जी। मेरा ख्याल है ये आगे जाके आप देखेंगे इसमें पाकिस्तान और इंडिया भी, भारत भी इस तरफ चल पड़ेंगे और उसमें चाइनीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। खुद ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ, सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ। अगर कश्मीर का तस्फिया तलब हल हो जाता है, मसला ह्यूमन राइट्स वायलेशन खत्म हो जाती है, तो फिर इस पूरे खित्ते के अंदर आप तजारत और माशी खुशहाली देखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान ने इसका आगाज़ किया था और अब बाकी ममालिक को फॉलो करना चाहिए इस मामले पर। और चीन तो अब काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में एक बाकायदा मौक़िफ़ ये है कि दुनिया को पुरअमन बनाना है, यहाँ पर लोगों को गुर्बत से निकालना है, तरक्की पर तवज्जो देनी है और जो इंतशार है उससे बचना है। पाकिस्तान के चीन से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, साथ ही साथ हम सऊदी अरब की बात करें तो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हमारे दोस्त मुल्क हैं, दोनों दोस्त मुल्क हैं, और उनके दरमियान अगर इख्तिलाफ का खात्मा हो जाता है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, तो इससे आपने तो एक कहा कि हमारे जो मुआशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी के इम्कान ज़्यादा वाज़े हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे लिए कितना अहम है, स्ट्रेटजी के लिए कितना अहम है पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की इस पूरे विजन में जो अहमियत है वो कितनी बढ़ जाएगी इसके बाद? बड़ी जबरदस्त जी। हम तो देखें ना, हमारी तो पिवोट एशिया जिसे आप कहते हैं ना, हमारी तो वो पोजीशन है, यानी फार ईस्ट एशिया को, चाइना को ईरान के साथ कनेक्ट कौन कर सकता है? और ईरान के साथ फिर आप इराक, और इराक के साथ आप सऊदी अरब, वो जो हमारा सीपैक का ख्वाब है जिसमें इस वक्त आपकी ऑयल रिफाइनरी लग रही है गवादर के अंदर। फिर एक बात जो चल रही है जिसपे मुझे इंतहाई खुशी है वो ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान में, चूंकि उनकी 80% जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो बाहर से पूरी होती हैं और चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, तो इस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी भी और बंजर ज़मीन भी आबाद हो जाएगी और दूसरी तरफ सऊदी अरब के मफादात भी हल हो जाएंगे और इधर से चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो भी इस खित्ते के अंदर बढ़ जाएगा। इसी तरह से ईरान का ले लीजिए, ईरान के जो गैस पाइपलाइन है वो आप यहाँ पाकिस्तान से होते हुए चाइना जा सकती है और अगर भारत इसके अंदर ताउन करे तो वो भारत तक भी जो उसकी एनर्जी की जरूरियात हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। फिर ईरान हमें इस वक्त 100 मेगावाट बिजली दे रहा है गवादर के अंदर। अभी आपको एलपीजी उसने $4 मिलियन की उसने फ्री आपको एलपीजी दी है। तो ये ताउन के जो ऑप्शंस हैं वो तो बहुत ज्यादा खुले हैं। मैं समझता हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो हम भी कंफ्यूज थे बीइंग अ पाकिस्तानी, कि एक तरफ हम ईरान मुस्लिम ब्रादर मुल्क है, दूसरी तरफ सऊदी अरब मुस्लिम ब्रादर मुल्क है, दोनों को हम साथ लेके कैसे चलें। लेकिन इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो मोहम्मद बिन सलमान के जो रिफॉर्म हैं सऊदी अरब के, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, उसने सऊदी अरब की इंटरनल जो पूरी खदोखाल है उसमें भी तब्दीली लेके आ रहा है। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी आप एक तब्दीली देख रहे हैं। यही बात मैं पाकिस्तान के हवाले से कहता हूं अगेन एंड अगेन कि पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान की डायर नीड है कि वो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आए ताकि आपकी सोसाइटी और इकोनॉमी की यूटिलिटी बने। और आप देखेंगे कि ये रीजनल ममालिक जो हैं ये आएंगे पाकिस्तान में बिल्कुल रीजनल ममालिक के हवाले से भी। और दूसरा डॉक्टर साहब, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर हम जितनी देर बात कर सकें कि भारत के हवाले से भारत का रवैया क्या हो सकता है, उस पर क्या इम्पैक्ट है, रशिया के जो मामला था वो किस हद तक इसके असर अंदाज होंगे और फिर दुनिया की मरकजियत किस तरह तब्दील होगी, इस पर बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है। बहरहाल आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने तफसील से बताया कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हो सकता है और इसके साथ साथ दुनिया के लिए कितना बेहतरीन मुआहिदा साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से बात कर रहे थे। और नाज़रीन, बात कर रहे थे भारत की और मुकद्दस हम देख रहे हैं कि भारत के हवाले से जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आ रही है उसमें ये बात वाज़ेह है कि कहीं मोदी की हुकूमत में, बीजेपी की हुकूमत में भारत पूरे का पूरा भारत दूसरा कश्मीर ना बन जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है और खतरे की घंटी बजा दी है। रवां साल भारत में इंसानी हुकूक और गिरते सहाफती मेयारों पर अमरीकी अखबार ने अपने 11वें इदारिया में कहा है कि भारत में अदम बर्दाश्त और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को आम हवा दी है और मोदी पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को इनकम टैक्स छुपाने, दहशत गर्दी या अलहदगी पसंदी के इल्ज़ामात की आड़ में धमकाया जाता है। कश्मीर टाइम्स ने 2019 में इंटरनेट बंदिश पर मोदी के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की है। इंतकामन मोदी हुकूमत ने 66 साल पुराना अखबार ही बंद करवा दिया। इस हवाले से कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनवर अदहा बासिन ने कहा है कि मोदी हुकूमत मीडिया को हुकूमती टट्टू बनाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है।
भारत में सहाफत दुश्मन इक़दामात से न सिर्फ मालूमाती खला पैदा हुआ है बल्कि नित नए कवानीन के जरिए आज़ादी इजहार का गला भी घोंटा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार को एक बार फिर आईना दिखाते हुए कहा है कि 2014 में इक़्तिदार संभालने के बाद मोदी मुनज़्ज़म तरीके से अदालतों और सरकारी मशीनरी को कंट्रोल कर रहा है। इश्तिहारात और फंड्स के जरिए अखबारात को मनपसंद खबरें शाया करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। मोदी की आमरीत की राह में अब सिर्फ बचा खुचा मीडिया खड़ा है। 20 से ज़्यादा तनकीदी सहाफ़ियों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। 1990 से 2018 तक कश्मीर में 19 सहाफ़ियों के जाँ बहक होने के बावजूद सहाफ़त को कोई ख़तरा नहीं था। मोदी के दोबारा हुकूमत में आने के बाद सहाफ़ती सानहा जन्म ले रहा है। देख रहे हैं कि दुनिया भर के अखबारात हों, जरायद हों या फिर रिपोर्ट्स हों, वो वाज़े कर रहे हैं कि भारत में मोदी सरकार में बीजेपी की हिंदू इंतहा पसंद सोच किस तरह से न सिर्फ अक़लियतों के लिए वहाँ पर मसाइल पैदा कर रही है बल्कि भारत में निचले ज़ात के बसने वाले हिंदुओं के लिए भी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है और अब तो सहाफ़ियों के लिए भी बात करना, सवाल उठाना मुश्किल होता जा रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप माहिर बैन अक़वामी अमूर के। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने वक्त दिया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हम तज़किरा कर रहे थे, यकीनन आपने भी देखी होगी। सहाफ़ती मेयार के हवाले से सहाफ़ियों को ब्लैकमेल किया जाता है और नित नए प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए जाते हैं। कभी उनके ऊपर इनकम टैक्स के कवानीन के तहत या फिर अलहदगी पसंद तंजीमों का अगर किसी सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये हवा दे रहे हैं। कितना खतरनाक है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक मुआहिदा होता है जो कि दुनिया की बेहतरी के लिए होता है और दूसरी जानिब भारत इस खित्ते में बसते हुए सिर्फ इंतशार और आग से खेल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत के मुतालिक जो है वो तो अभी कोई उसका फाशिज्म है उसके मुतालिक कोई मेरे ख्याल में उभाम नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RWB की जो कि एक इंटरनेशनल इंडेक्स है फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के ऊपर, वो भारत को 2022 के अंदर 150वें नंबर के ऊपर शो करता है दुनिया के 180 ममालिक के अंदर। ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है और ये जो ट्रेंड है जो कि भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के ऊपर, ये इसका जो म्यार है ये 2017 से गिरना शुरू हो गया और हर साल ये गिरता ही चला जा रहा है। और इस टाइम पे भारत के अंदर तकरीबन सिर्फ पिछले साल के अंदर कोई 67 सहाफियों को जो है वो कत्ल कर दिया गया और जिनके मुतालिक कोई पता नहीं चलता कि क्यों कत्ल हुआ, किस लिए हुआ और उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको सरकार का अमल दखल इसलिए नजर आता है कि जब उनकी इंक्वायरीज रोक दी जाती हैं तो फिर इसका मतलब सवाए इसके कि कोई उनके पीछे आहनी हाथ, कोई सरकारी मशीनरी शामिल है जो इस इंक्वायरी को आगे बढ़ने नहीं दे रही। भारत के अंदर वो तमाम लोग जो खास तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जो कि इंडिया ने जबरदस्ती कब्जा रखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन की तमाम रूलिंग्स को जो है वो मैं समझता हूँ रोनते हुए, दूसरी तरफ जो है इसी तरीके से जो 7 स्टेट्स हैं उनकी, जो कि झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और दीगर इस तरह से जो नागालैंड, ये वो तमाम जगह हैं जहां इनको नेक्सलाइट मूवमेंट कहा जाता है या माओ बागी कहा जाता है। हालांकि वो वहां हुकूमत बना बैठे हैं और उन्होंने इलेक्शन के अंदर जो है बाकायदा साबित किया अपनी जो अक्सरियत थी, लेकिन उसके बावजूद वहां भी उनके साथ सिर्फ अब मसला ये है कि यहाँ भारत सरकार के अंदर इस टाइम पे सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम वहाँ मौजूद हैं, जो सच्चाई दिखाना चाहता है सहाफी, उसको जो है या उठा लिया जाता है या उसको जो है वो कत्ल करवा दिया जाता है और या फिर उसकी जबान बंद करवा के और इसी तरीके से उनके ऊपर दबाव डाल के भारत की बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ और CBI के जरिए उनके ऊपर या टैक्स का केस बना दिया जाता है या उनके ऊपर जो है गैर ममालिक के साथ बिलखसूस पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सर, या टैक्स का केस बना दिया जाता है या दहशतगर्दी कहा जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा कि BBC की डॉक्यूमेंट्री हो या रिपोर्ट्स शाया हो जाना हो, ये काफ़ी है या आलमी ताकतों को अमली इक़दामात भी उठाना होंगे भारत को रोकने के लिए?
देखिए जी, आलमी ताकतों को तो उठाना चाहिए, लेकिन आलमी ताकतें ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि आलमी ताकतों के मफादात जो हैं वो कहीं भारत के साथ जाके जुड़ जाते हैं, खासतौर पे जब मामला चीन का आता है, पाकिस्तान का आता है। चीन और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम इसलिए हैं क्योंकि चीन का जो सी पैक है वो पाकिस्तान के रूट से ही जो है वो आगे दुनिया के अंदर जा रहा है, इसलिए उनको पाकिस्तान और चीन से खतरा है। इसलिए आलमी दुनिया जो है अपने जाती मफादात की खातिर इंसानियत का गला घोंटने में भारत के साथ मिलकर किरदार अदा कर रही है। इसी वजह से उसको कश्मीर के अंदर मजालिम नहीं नजर आते, उसको वो मजालिम नहीं नजर आते जो सिखों के साथ हुए हैं, उसको वो मजालिम नजर नहीं आते जो दलित के साथ किए गए, जिनको बाद में जो है वो अपने आप को हरिजन कहलाना जो है उन्होंने नागवार गुजरा और अपने आप को दलित कहलवा दिया, शूदर कहलवा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम हरिजन नहीं कहलवाएंगे, जो कि उस टाइम पे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो है उनको खिताब दिया था। अब मसला यहाँ ये है कि भारतीय सरकार जो मोदी की है, मोदी की सरकार जो है वो तो बिल्कुल जो कि नेहरू का जो हिंदुस्तान था या गांधी का हिंदुस्तान था उससे वो बरक्स जो है वो चल रहे हैं। वो वहाँ हिंदुत्व की सोच को और आरएसएस की जो गुंडापन है उसको जो है वो परवान चढ़ा रहे हैं। मसला सिर्फ एक है कि भारत के अंदर जो भी सच बोलेगा, जो सहाफी सच बोलेगा, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को वो जो है वो रोन देते हैं। भाई अगर आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के ऊपर इतनी तकलीफ है तो आप जाएं उनके ऊपर मुकदमा करें और उनको झूठा साबित करें, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि भारत चोर मचाए शोर और भारत अपने जो मुल्क के अंदर जो है वो प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है उसको गरमाए रखता है, लेकिन सबूतों को जब सामने लाने की बात बीबीसी या कोई और करता है तो उसके खिलाफ जो है ठोस शवाहिद मौजूद नहीं होते और भारत सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। अब्दुल्ला बिल्कुल साहब, ठोस सबूत तो पाकिस्तान ने फराहम किए ना, अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किए, हमने आलमी अदालती जो है सालसी अदालत उसमें भी पेश किए, तो पाकिस्तान ने तो मुकदमा पेश किया, लेकिन बात वही है कि भारत अगर बड़ी मईशत है या फिर बड़ी मंडी है तो उसकी वजह से बाकी ममालिक सिर्फ रिपोर्ट शाया करने की हद तक की ठीक है। अमली इक़दामात के हवाले से आपने भी कहा कि अभी ऐसा नहीं हो रहे। बहरहाल आप अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन आपका तज्ज़िया सुनते हैं, जानते हैं और उनको आगाही हासिल होती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला बिन गुल साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक बहरिया का एक और जहाज़ मुआवन कराची से रवाना किया जा रहा है। इसमें कौन सा सामान है, कितने खेमे शामिल हैं, कितने कंटेनर्स हैं, तुर्की और शाम के लिए इमदादी सामान की ये खेप किस तरह से पहुंचेगी, कितने दिन में पहुंचेगी, ये बता रहे हैं समीर अब्बास। नेवल शिप मावन में तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद के लिए 600 टन इमदादी सामान भेजा जा रहा है। इस सामान में कंबल, खेमे, दालें, चावल और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की चीजें मौजूद हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा कि ये पाक बहरिया का दूसरा समुद्री जहाज है जो तुर्किया और शाम में अपने भाइयों की मदद के लिए रवाना किया जा रहा है। पाकिस्तान नेवी का पहला जहाज पीएनएस नसर जो कि 28 फरवरी को यहाँ से अराउंड 1000 टन रिलीफ गुड्स लेके और सीरिया के लिए और तुर्किया के लिए यहाँ से रवाना हो चुका है। ये दूसरा जहाज जो पीएनएस माविन है और इसके ऊपर अराउंड 600 टन्स के रिलीफ गुड्स मौजूद हैं, जिसमें विंटर टेंट्स और उसके अलावा ब्लैंकेट्स हैं और बाकी फूड आइटम्स भी हैं जो कि सीरिया और तुर्किया दोनों के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। पाकिस्तान में तुर्किया के कौंसल जनरल जमाल सांगू ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में तुर्किया के ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद करने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। From the beginning of the earthquake disaster in Turkey, we felt the close coordination, support, solidarity, help and duas from our brotherly country Pakistan. Pakistan government sent their search and relief teams and then they went to the earthquake affected areas and then they saved 28 lives under the debris. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए अब तक फिजाई, ज़मीनी और बहरी रास्तों से हज़ारों टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, लाहौर में मारूफ आर्टिस्ट तौसीफ अहमद के फनपारों की नुमाइश हुई है। इस नुमाइश में आर्टिस्ट ने पेपर कटिंग के जरिए कुरानी आयात को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। तफसील बता रही हैं इसी हवाले से वर्दा सलीम अपनी इस रिपोर्ट में।
यूं तो आर्ट की कई जिहतें हैं। मुसव्वर अपने ख्यालात को रंगों के जरिए कैनवस पे उतारता है तो कहीं कलम आर्टिस्ट की सोच को खताती का रूप देती है। ताहम लाहौर में जारी अपनी नोयत की ये दिलकश नुमाइश इस हवाले से भी मुनफरिद है कि इसमें आर्टिस्ट ने कुरानी आयात को बड़ी महारत के साथ पेपर पे उतारा और फिर इनकी कटिंग करके उन्हें कैनवस पर पेस्ट किया। विफाकी वजीर अयाज सादिक ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने नुमाइश में रखे मुख्तलिफ फन पारे देखे और आर्टिस्ट की तख्लीकी और जमालियाती सलाहियतों की दाद दी। सारा काम जो है ना वो इस्लामी है और इस इस्लामिक आर्ट में मैं पेपर कटिंग आर्ट में मैं यूनिक हूँ, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे लाहौर में आके एग्जीबिशन करूँ और लाहौर के लोगों को भी और पाकिस्तान के आर्टिस्टों को भी इस मीडियम से नॉलेज मिल सके। आर्टिस्ट तौसीफ अहमद ने ना सिर्फ खूबसूरत कुरानी आयात का इंतखाब किया है बल्कि पेपर कटिंग की पेस्टिंग के दौरान पसे पर्दा रंगों के इम्तजाज का खुसूसी ख्याल रखा है। आज का ये जो एग्जीबिशन है ये टोटली इस हवाले से डिफरेंट है कि इसमें पेपर को काट के जिस तरीके से डिटेलिंग दी गई है और आयात को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, नो डाउट वो देखने वाली चीज़ है। इतना जदीद काम और जो टेक्निक जिस तरह से यूज़ की है और जिस तरह से ये पैटर्न और एलिमेंट्स जो इसमें इस्तेमाल किए हैं, डिफरेंट कलर ब्लैक, और मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मुझे लगा। नुमाइश में आर्टिस्ट के 27 फन पारे रखे गए हैं जो एक से बढ़कर एक है। इस तरह की नुमाइशें ईमान की ताजगी का बाइस बनती हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बात करेंगे कोयटा की, तो कोयटा में लिटरेरी फेस्टिवल शुरू हो गया है जो 12 मार्च तक जारी रहेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मीर सलाम जोगिज़ई। कोयटा के इलाके सरियाब में तीसरे सरियाब लिटरेरी फेस्टिवल का इफ्तिताह बलूचिस्तान के मशहूर बुजुर्ग आर्टिस्ट ईद मोहम्मद बलोच ने किया। सरियाब लिटरेरी फेस्टिवल का मकसद इलाके के नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना और पाकिस्तान की तरक्की में बलूचिस्तान के नौजवानों की शमूलियत को यकीनी बनाना है। ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। मैसेज ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखा पढ़ा सरियाब चाहिए। सरियाब लिटरेरी फेस्टिवल में नौजवानों को मुलाजमतों और स्कॉलरशिप के मौक़ों के हवाले से भी आगाही फराहम की जा रही है। इवेंट के थ्रू हम नौजवानों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी हवाले से भी बच्चों को अवेयरनेस देंगे कि स्कॉलरशिप्स के जरिए अगर उन्हें अवेयरनेस होगी वो हमारे बच्चे और बच्चियाँ दोनों एक नए उम्मीद और एक नए सफ़र की तरफ गामजन होंगे। पढ़ा लिखा बलूचिस्तानी मुस्तकिम और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। मीर सलाम जोगिज़ई, PTV न्यूज़, कोयटा। और जैसे जैसे पाकिस्तान सुपर लीग 8 अपने अख्ताम की जानिब गामजन है, क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। 28वां मैच आज खेला जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग 8 में। ये मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीम्स के दरमियान खेला जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। इसमें कोयटा ग्लेडिएटर्स ने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया है। मैच शाम 7 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कोयटा ग्लेडिएटर्स को अगले मरहले में रसाई के लिए मुश्किलात का सामना है। PSL 8 में कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें 15 फरवरी को मुल्तान में टकराई थी, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स 9 विकेटों से फाते रही थी। बात कर रहे हैं मैच के हवाले से, तो पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान वुमेन्स लीग के नुमाइशी मुकाबलों का कामयाबी से इनेकाद हुआ, जबकि PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें आमने सामने हैं। स्टेडियम में कितनी बड़ी तादाद में शायकीन आ रहे हैं, जोशो खरोश क्या है, साथ साथ वुमेन्स लीग के हवाले से नुमाइशी मैचेस के नताइज क्या रहे और आज के मैच में अब कितना ज़बरदस्त मुकाबला होगा, ये जानते हैं ज़िशान क़य्यूम से, जो कि पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं। ज़िशान, आगाह कीजिएगा। जी, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों के साथ साथ विमेंस लीग के नुमाइशी मुकाबलों का भी कामयाबी से इनेकाद हुआ। आज विमेंस लीग के हवाले से नुमाइशी मुकाबलों का आखिरी रोज़ था। तीसरे मुकाबले में अमेज़न ने सुपर वुमेन को 33 रन से हरा कर जो है वो इस सीरीज़ जीत ली है। अमेज़न की क़यादत जो थी वो बिस्मा मारूफ कर रही थी, जबकि सुपर वुमेन जो थी वो निदा डार की क़यादत में मैदान में उतरी थी। आज PSL की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही अहम मुकाबला है मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान। मुल्तान सुल्तान्स जो पहले ही प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, उनके 10 पॉइंट्स हैं पॉइंट टेबल पर, वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। वो कोयटा ग्लेडिएटर्स को हराने की पूरी कोशिश करेंगी ताकि वो
जो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन है उसके लिए वो क्वालिफाई कर सकें। अगर मुल्तान सुल्तान्स कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर ना सिर्फ इवेंट से बाहर हो जाएगी बल्कि ऑटोमेटिकली पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो प्ले ऑफ मरहले में पहुंच जाएगी। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान्स को आज हरा देते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि कोयटा और पेशावर ज़ल्मी दोनों के 8-8 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देती है तो फिर पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जो प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने का मुकाबला होगा वो नेट रन रेट पर होगा। लेकिन ऐसी सूरत में कोयटा के लिए मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि उसका नेट रन रेट -1 है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि कोयटा के लिए मुश्किलात बहरहाल हैं। अच्छा मुक़द्दस, आप किसको सपोर्ट कर रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग में? मैं पेशावर ज़ल्मी को। वो तो खैर आपका जो आउटफिट है उससे भी पता चल रहा है, और हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं दाऊद के पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ ऐसी गुफ्तगू भी होनी चाहिए जिसका बाकियों को शायद उतना ना पता हो कि क्या हो रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताते चलें कि पॉइंट्स टेबल पर अगर आज कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतते हैं इन केस तो उनके 8 पॉइंट्स होंगे, और अगर कल पेशावर ज़ल्मी हारते तो उनके भी 8 पॉइंट्स होंगे। इस सूरत में जो नेट रन रेट का फ़र्क है वो ख़त्म करने के लिए आज कम से कम 80 रन के मार्जिन से जीतना है कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और कल 20 रन से हारना होगा ज़्यादा से ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी को। तब नेट रन रेट कहीं आगे जाकर इस काबिल हो सकेगा, तब भी इफ्स एंड बट्स अपनी जगह रहेंगे क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे। किस औसत से रन्स बनाए हैं, कितनी रफ्तार से रन्स बनाए हैं, और फिर उसमें परफॉर्मेंस 1-to-1 जो मैचेस हैं वो भी आते हैं। अब पहले तो होता ना कौन सी टीम जीती है, फिर हमने देखा है कि हेड टू हेड मैचेस की वजह से राउंड रॉबिन में मुकाबलों में फैसला किया जाता रहा। फिर वर्ल्ड कप 2019 में एक फैसला हुआ कि बाउंड्रीज किसने ज़्यादा लगाई हैं उसको वर्ल्ड कप का फातेह करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग में पॉइंट्स टेबल पर अब अगर नजर डालें तो मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ सुल्तान्स के 10 पॉइंट्स हैं, कल मैच जीता सुल्तान्स ने और तीसरे नंबर पर मौजूद रहे। कल के अगर मैच की थोड़ी सी बात की जाए तो कल पाकिस्तान सुपर लीग में हाईएस्ट चेज़ हुआ है 244 रन का, और सुल्तान्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसके बाद से ख़तरा की घंटी है कि आप 240 रन भी बनाएंगे तो महफूज नहीं रहेंगे। और पेशावर ज़ल्मी जिसको आप सपोर्ट कर रही हैं उनकी किस्मत ये है कि 2 दफ़ा 240 रन बनाए और दोनों दफ़ा मैच हार गए हैं। खैर जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे न्यूज़ शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के साथ रहिएगा।